हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ के बेसिस पे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एट -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इससे नीचे जो टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि -273 टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है, -273 डिग्री सेल्सियस। ऐसे टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है ना वो आपका जीरो पे रीच कर जाता है। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि इस टाइम पे जो आपकी गैस है दैट विल नॉट एग्जिस्ट, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, वॉल्यूम कितना हो गया, जीरो हो गया। और यही प्रूव करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं जो कि आपके सामने गिवन है। बट क्या होता है कि कई बार बच्चों को ये इक्वेशन जो है समझने में भी दिक्कत होती है कि ये इक्वेशन आ कहाँ से रही है। तो बेसिकली मैं आपको पहले तो इक्वेशन की हेल्प से ही समझा देती हूँ, उसके बाद में हम ग्राफ को देखकर और समझ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273। ये आया कहाँ से, ये किसने निकाला? एक्चुअली जो चार्ल्स लॉ है ना, तो चार्ल्स लॉ ने जब अपना ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो टेम्परेचर और वॉल्यूम होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसी रेस्पेक्ट में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपको पता है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम कई बार यूज भी कर चुके हैं, तो ये इक्वेशन आपके यहाँ से निकलती है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब कब होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली एक बात बोली, इन्होंने देखा कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस, कब की बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे में अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो, ठीक है, 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो, तो ऐसे में जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो कितना हो जाता है, बाय 1/273 टाइम्स। ठीक है, तो जो भी कुछ वॉल्यूम है वो पहले से 1/273 टाइम्स अब बढ़ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये वॉल्यूम जो बढ़ना है काफी ज्यादा नहीं है, बट अगर आप टेम्परेचर में एक मेजर इंक्रीज करते हो तो उस हिसाब से फिर वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं विद एग्जांपल, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो आप लोगों ने कई बार देखी होगी पर फिर भी समझने में दिक्कत हुई होगी। तो लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि कोई एक स्टेट 1 है। ठीक है, कोई स्टेट 1 है और यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेट 2 में जा रहे हैं। ठीक है, जो स्टेट 1 है उसके लिए मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा टेम्परेचर है इस पॉइंट पे, लेट से, ठीक है, लेट से कि टेम्परेचर जो है वो मेरा 10 केल्विन है, या डिग्री सेल्सियस है, जो भी आप लेना चाहो। डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, केल्विन क्योंकि बहुत छोटा, उसके हिसाब से वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ऐसे में मान लेते हैं कि जो मेरा इनिशियल टेम्परेचर था वो जब 10 डिग्री सेल्सियस है, तो वॉल्यूम, लेट से, मैं बस सिंपल टर्म्स को ले रही हूँ, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ऐसे में अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो कुछ 5 लीटर या कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब में आप ले लो भले, तो ये 5 सेंटीमीटर क्यूब है, लेट से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर में राइज कर दिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस मतलब मैंने 10 में 1 ऐड कर दिया, यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस अब मैंने टेम्परेचर को कर दिया। इसको मैं नाम दे देती हूँ टी, और टी यानी कि कुछ टाइम टी पर ये हुआ। ऐसे में मुझे पता करना है कि मेरे वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा। तो आप इस ऑब्जर्वेशन को फॉलो करो, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज होता है तो वॉल्यूम कितने से बढ़ जाता है, 1/273 टाइम्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप कैसे लिखोगे कि आपको पता है कि अगर आपको Vt निकालना है, यानी आपको ये देखना है कि अब वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, तो V नॉट मतलब जितना पहले वॉल्यूम था उतना तो है ही है, और उसमें 1/273 टाइम्स बढ़ गया जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो अब आप कैसे करोगे, V नॉट का कितना टाइम्स बढ़ गया, सो 1/273 टाइम्स बढ़ गया। इज दैट क्लियर? लेकिन ये कब हुआ, जब मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज किया, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से जब बढ़ाया, तब मेरी इक्वेशन जो है कुछ ऐसे निकल के आई। अब हम मान लेते हैं जब 1 डिग्री सेल्सियस था तब आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 लिखा था। अब मैं मान लेती हूँ कि हर बार तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे, आप एक से ज्यादा, मैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देती हूँ तो इक्वेशन को उसको भी प्रूव करना चाहिए। तो लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे क्या है, कुछ भी रैंडम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस ले लेती हूँ और उससे अगर मैं राइज करती हूँ टेम्परेचर को, तो अब बताओ मेरी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, सो दिस शुड बी Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, T डिवाइडेड बाय 273। आ गई बात समझ में? अब यहीं पे अगर आप अपनी वैल्यूज को पुट करोगे तो आप लोगों को ये और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि Vt मतलब जो मेरा फाइनल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा। देखो, इनिशियल वॉल्यूम मैंने कितना लिया था, 5 लिया था। अब 5 तो है ही है,
5 में कोई चेंज नहीं आया, 5 सेंटीमीटर क्यूब तो है ही, बट 5 का भी अब कितना T डिवाइडेड बाय 273 टाइम्स बढ़ गया। तो टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 1 ही बढ़ाया है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और 273 टाइम 1 बाय 273 टाइम्स बढ़ गया जब मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, जब 1 डिग्री सेल्सियस से। अब यहीं पे मान लो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया होता, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया होता, तो यही इक्वेशन मेरी VT के लिए नया जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता, 5 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 273। आ गई बात समझ में? अब आप ऐसे में क्या करोगे, अब ये इक्वेशन तो आपकी आ गई, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ आपको V नॉट दिख रहा है, तो आप V नॉट को यहाँ पे कांस्टेंट ले लो एंड दिस विल बिकम 1 + T बाय 273। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर एक साथ लिख दूं एक डिफरेंट कलर में ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, VT इज इक्वल टू V नॉट 1 + 2 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन है जिसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है, इस वजह से मैंने इसको आपको बताया है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई अगर हम टेम्परेचर को कितना बना देते हैं, -273 बना देते हैं, तो ऐसे में जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा ऑलमोस्ट इग्नोरेबल, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो जीरो हो चुका है। ठीक है, वॉल्यूम जीरो हो चुका है। अब जब वॉल्यूम जीरो हो चुका है तो जीरो से नीचे कोई भी मैटर का वॉल्यूम, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, पॉसिबल ही नहीं है। और गैस जो होती है, ये तो सभी इक्वेशंस गैसेस के लिए, और गैसेस क्या होती है, मैटर होती है, तो कोई भी गैस नेगेटिव वॉल्यूम नहीं रख सकती, नेगेटिव वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ से प्रूव करें तो देख लेते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, V0 जो है उसको तो हम यही मान लेते हैं, और अब जो मेरा टेम्परेचर है वो कितना है, देखो -273, सो दिस वुड बी -273 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, कट के हो गया 1, सो दिस विल बी V नॉट 1 - 1 जो कि हो गया 0, तो V नॉट इंटू 0 भी क्या हो गया, 0। यानी कि कहने का मतलब है कि -273 केल्विन पे जो वॉल्यूम है वो 0 हो चुका है, और इससे नीचे और कुछ भी पॉसिबल नहीं है गैस के लिए, क्योंकि इससे नीचे वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है गैस का, आप खुद सोच के देखो। तो इसका मतलब यही आपका मिनिमम टेम्परेचर है। ये तो बात हो गई जब आपने इक्वेशन से बताई। अब ये इक्वेशन कौन सी फॉलो करी इसको समझाने के लिए, ये वाली इक्वेशन मैंने आपके फॉलो की है इसको समझाने के लिए, जो कि रेड कलर में लिखा है। क्या हम इसको ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको ग्राफ शो करती हूँ। तो देखो ये हमारे पास में ग्राफ है जो कि एक्सपेरिमेंट से चार्ल्स ने प्रूव किया था। तो उन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग टेम्परेचर को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम को ले लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के कंडीशंस लेते हैं, तो आपको ये दिख रहा है, और जिसमें कि जो मेरा मैक्सिमम प्रेशर है वो कौन सा है, P4, यानी कि P4 के लिए जो ग्राफ है उसमें वॉल्यूम की वैल्यू सबसे कम है, जिससे ये भी प्रूव हो जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो। ठीक है, तो सभी लॉज को आप एक्चुअली इस ग्राफ से एक बार प्रूव कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर हम लोग खास इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है उस पॉइंट को अगर देखें, तो आप क्या देख रहे हो कि जब -273, ये देखो ये वाला जो टेम्परेचर है ना, दिस इज -300 जहां से कि ओरिजिन है। आई होप आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो। तो ये -300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे -273, लगभग -273 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक छोटा सा यहाँ पे डॉट जो है इन्होंने बना रखा है, तो इस -273.15 पे जो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी जीरो वॉल्यूम को टच कर चुका है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी जीरो वॉल्यूम को टच कर चुका है। तो अब जीरो से नीचे वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, तो इस पोजिशन पे आपका मिनिमम मतलब इस पोजिशन पे आप कह सकते हो कि ये मिनिमम टेम्परेचर कंडीशन है जिसपे कि बेसिकली आपका जो चार्ल्स लॉ है वो एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से मतलब अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझा दिया प्रूव करने के तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे आप उस वाले तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको सभी मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो, इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखी है, सो दस एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स इक्वल टू 0 एंड बिलो दिस वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है और इसका मीनिंगलेस, कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक आप गैस को बेसिकली रीच करा सकते हो एट वॉल्यूम इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चार्ल्स लॉ फॉर दिस सिचुएशन प्रूव हो जाता है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है और ये एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। सो आई होप कि मैं आपको कुछ हद तक हेल्प कर पाई हूँ इस क्वेश्चन को समझने में डिफरेंट वेज के थ्रू। So this was all about the question number 21. Next class में हम एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. Till then, take care.